नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राजीव कुमार के आयोग को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो अब अदालत जाने के संकेत भी दे रहे हैं, खासकर हरियाणा चुनाव को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि राजीव कुमार के आयोग में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में निर्वाचन सदन कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहते हैं, दरअसल उस आयोग में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहीं और है, समस्या कहीं और है, इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा है। इस देश में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे और लोगों को लगा कि वाकई इस देश में आयोग की एक ताकत है। लेकिन वो ताकत कैसे दिखाई दी और कैसे उत्तरोत्तर रूप से घटती चली गई। दरअसल जिस हाई हैंडेडनेस के साथ टीएन शेषन ने आयोग को चलाया, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया, उससे नेताओं को दिन में भी सपने नजर आने लगे। बुरे सपने के तौर पर टीएन शेषन दिखने लगे और बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि शेषनवा को भैंसिया पर चढ़ा के गंगा जी में हिला देंगे। ये राजनेताओं के बीच टीएन शेषन का खौफ था। लेकिन अब यही आयोग अपना अर्थ खोता हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो दरअसल इसके पीछे 1993 का वो एक्ट है, जिस एक्ट ने इस आयोग को पंगु बनाने की दिशा में बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इस देश में इलेक्शन करवाने के लिए एक आयोग की व्यवस्था है। आम बोलचाल की भाषा में इसे भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिल्ली में अशोका रोड पर अक्सर आपको उधर से गुजरते वक्त एक बिल्डिंग दिखेगी, जिसके बाउंड्री वॉल पर, इसके गेट के पास लिखा हुआ मिलेगा निर्वाचन सदन, भारत निर्वाचन आयोग। अभी उसी के मुखिया के तौर पर राजीव कुमार हैं। लेकिन उसी के मुखिया के तौर पर टीएन शेषन थे, एमएस गिल थे, जेम्स माइकल लिंगदो थे और आज राजीव कुमार हैं। कहां से कहां परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई। और इन परिस्थितियों के लिए 1993 का वो एक्ट, जो दुरुपयोग से बचता रहा था लेकिन दुरुपयोग की गुंजाइश छोड़ गया था, वही वो कारण है जिस वजह से ये आयोग कहीं ना कहीं इस आरोप को झेल रहा है कि ये सरकार का पिट्ठू हो गया है। ये अपने संवैधानिक अर्थ को खो रहा है। और राजीव कुमार शेरो शायरी की भाषा में जवाब देते हुए शायर ज्यादा और इस देश को में चुनाव कराने वाले, इलेक्शन कराने वाले अथॉरिटी के तौर पर कम दिखाई देते हैं, शेरो शायरी ज्यादा करते हैं। लेकिन क्या है वो 1993 का एक्ट और उसकी नौबत क्यों आई थी? बड़ा दिलचस्प किस्सा है दोस्तों, बहुत दिलचस्प किस्सा है। दरअसल उस दौर में सरकार, सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियां भी मुख्य चुनाव आयुक्त को एक साथ निशाने पर ले रही थी। सबको लगता था कि चुनाव प्रक्रिया को साफ सुथरा करने के नाम पर टीएन शेषन तानाशाही थोप रहे हैं और इस देश की जनता में टीएन शेषन सबसे बड़े हीरो बनते जा रहे थे। उस दौर के सबसे बड़े हीरो सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान से भी बड़े हीरो नजर आ रहे थे और उनका हीरो बनना लोगों के बीच, राजनेताओं के बीच पसंद नहीं आ रहा था। उस वक्त निर्वाचन सदन में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने फैसला किया कि चुनाव आयोग को 3 मेंबर का बनाया जाए, 3 मेंबर बॉडी बनाया जाए। अब 1 से 3 करने के बाद आयोग कमजोर कैसे हुआ? तो दरअसल कमजोर 1 से 3 करने के कारण नहीं हुआ, कमजोर दूसरे कारणों से हुआ। आपने जाना कि 1 से 3 मेंबर बना दिए गए। अब निर्वाचन सदन में 3 लोग बैठेंगे, एक राजीव कुमार मुखिया के तौर पर और 2 अन्य लोग, और तीनों के अधिकार बराबर कर दिए गए। वहां भी ठीक था कि एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी, 3 लोग मिलकर के सर्वसम्मति से या 2-1 के बहुमत से फैसले लेंगे, तीनों के अधिकार बराबर हो गए। लेकिन दिक्कत उसके साथ जुड़ी हुई एक प्रक्रिया से आ जाती है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, निर्वाचन आयोग में बैठे हुए आयुक्तों को हटाने के लिए
इन सब को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को राष्ट्रपति के लिए महाभियोग और बाकी लोगों के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस कहा जाता है। और सदन के दोनों सदनों में अलग अलग जब यह प्रस्ताव पेश किया जाता है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, उपस्थित सदस्यों के 2/3, लेकिन वो 2/3 किसी भी हालत में संसद के साधारण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होती है। यही व्यवस्था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी है। भारत के संविधान में इस व्यवस्था का वर्णन है। लेकिन जब यह व्यवस्था सीईसी को हटाने के लिए है तो बराबर अधिकार प्राप्त 2 आयुक्त जब और बिठा दिए गए, उनको हटाने के लिए प्रक्रिया क्यों नहीं लगाई गई? मतलब राजीव कुमार को यदि सरकार को हटाना होगा तो आसान काम नहीं है। राजीव कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव रखना होगा, महाभियोग जैसा प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव पर 2/3 कम से कम सांसदों की दोनों सदनों में अलग अलग जरूरत होगी पास कराने की, ज्वाइंट सेशन में नहीं, अलग अलग। लेकिन उनके साथ जो 2 सहयोगी हैं उन्हें सरकार जब चाहे हटा दे, अधिकार राजीव कुमार के बराबर, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में उन्हें सरकार का सेक्रेटरी समझ लिया गया कि जब मर्जी इस डिपार्टमेंट से उठा के उधर कर दो। यही वो लूप होल है जिस वजह से इस देश में चुनाव व्यवस्था को संपन्न करवाने वाला आयोग पंगु बना हुआ है, क्योंकि अधिकार तीनों के बराबर है। अब जरा सोचिए, राजीव कुमार इस तरह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता आसानी से, बिना संसद में 2/3 बहुमत से उनके खिलाफ महाभियोग जैसा प्रस्ताव पारित हुए वो हटाए नहीं जा सकते। लेकिन सवाल यह है कि राजीव कुमार अगर टाइट हो जाए और बाकी जो 2 लोग हैं जो सरकार के रहमो करम पर है, सरकार कभी भी उन्हें हटा सकती है, वो दोनों अगर टाइट नहीं हो तो राजीव कुमार अकेले क्या कर लेंगे? फैसला 2-1 से उनके पक्ष में हो जाएगा। और जिनको हटाने की प्रक्रिया, यानी जिनके पद पर बने रहने की कमजोर नस सरकार के हाथ में है, वो स्वाभाविक है कि सरकार के इशारे पर चलना पसंद करेंगे। असल सुधार यहां करने की जरूरत है कि जो व्यवस्था पद से हटाने के मामले में, जो व्यवस्था मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भारत के संविधान में है, उनके बराबर अधिकार रखने वाले और 1993 के एक्ट के तहत बनाए गए 2 चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए वो प्रक्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हटाने की प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, जब तक उन्हें हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी राजीव कुमार के बराबर नहीं होगी, तब तक वो दोनों सरकार से डरते रहेंगे। और जब सरकार से डरते रहेंगे तो सरकार की इच्छा अनुसार फैसले भी करते रहेंगे। अभी देखिए किस तरह से झारखंड के चुनाव में भाषण दिए जा रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, किस तरह से भाषण दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने कई बार मुसलमान शब्द का जिक्र किया और कहा कि भैंस खोलकर मुसलमानों को दे देंगे, 4 में से 2 कमरे हैं वो दे देंगे और मंगलसूत्र दे देंगे। क्या क्या नहीं बोले, क्या किया चुनाव आयोग ने? कल्पना कीजिए यदि ये TN शेषन या JM लिंगदोह का आयोग होता तो क्या होता। बनारस से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी तक रद्द की जा सकती थी इस तरह के बयान पर। यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन का मामला बनता था। लेकिन आज के समय में शेरो शायरी वाले राजीव कुमार, ऐसा लगता है कि राहत इंदौरी की आत्मा घुस गई है उनमें शेरो शायरी करने के लिए। राहत इंदौरी साहब महान शायर थे और वो अपने पेशे में अच्छा कर रहे थे, लेकिन राजीव कुमार साहब क्या कर रहे हैं? बैटरी 99% चार्ज है कि नहीं है, मशीनों की बैटरी कितनी चार्ज है, उसको लेकर जो जवाब वो दे रहे हैं उससे राजनीतिक दल, सवाल उठाने वाले राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और जो सवाल उठाने वाले भी राजनीतिक दल है वो इस मामले पर एक दिन भी संसद में मुंह नहीं खोल रहे कि आखिर जो प्रक्रिया जजों को हटाने के लिए है, जो प्रक्रिया UPSC के मेंबर और चेयरमैन को हटाने के लिए है, जो प्रक्रिया नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए है, जो प्रक्रिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए है, वो इस देश के 2 चुनाव आयुक्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा होते हैं, उनके बराबर अधिकार रखते हैं,
उन दोनों को हटाने के लिए वो प्रक्रिया क्यों नहीं है? उन्हें क्यों सरकार के मुलाजिमों की तरह जब मर्जी तब हटा दिया जाता है? या उनके अंदर ये डर बिठाया गया है कि वो कभी भी हटाए जा सकते हैं? एक को तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भेज दिया गया था और एक बेचारे बीच में ही इस्तीफा देकर चले गए। असल समस्या की जड़ यहां है कि जब तक सरकार के पास वो कमजोर नस बनी रहेगी कि निर्वाचन सदन में बैठने वाला 3 त्रिमूर्ति में से किसी भी 2 त्रिमूर्ति को सरकार जब चाहे हटा दे, त्रिमूर्ति के 2 मूर्तियों को जब चाहे हटा दे, तब तक इस देश में निर्वाचन सदन को दुरुस्त करने का काम, उसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करने का काम नहीं हो सकता। क्योंकि जब लाया गया था ये एक्ट 1993 में, उस वक्त भी सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन क्या कांग्रेस क्या भाजपा सब एक थे। और जो लाया गया था उसके पीछे का दिलचस्प किस्सा यह है कि टीएन शेषन और सरकार के बवाल में राज्यसभा का चुनाव आ गया था बंगाल का। नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी को सरकार में शामिल कर लिया था। प्रणब मुखर्जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे और राज्यसभा में या लोकसभा में जो भी व्यक्ति केंद्र में मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य में या प्रधानमंत्री भी बन जाए, उसे किसी न किसी सदन का सदस्य विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। प्रणब बाबू के लिए भी वही समस्या थी, 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्य बनना था। और टीएन शेषन ने यह कहकर बंगाल का राज्यसभा चुनाव टाल दिया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पिटीशन पेंडिंग थी कि क्या निर्वाचन सदन भारत सरकार का अंग है या नहीं है। शेषन कहते थे हम सरकार का अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की तरह स्वायत्त है। तो टीएन शेषन की दलील थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति पर फैसला नहीं दे देगा, तब तक कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे देश में। और उसी की बलि चढ़ गया राजस्थान, पश्चिम बंगाल के राज्यसभा चुनाव की तारीख, द्विवार्षिक चुनाव की। प्रणब बाबू को इस्तीफा देना पड़ा। और क्या कह दिया था ज्योति बासु ने उस वक्त, उसकी चर्चा भी हम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते, टीएन शेषन को जो कह दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, टीएन शेषन के अधिकारों की पुष्टि हुई कि निर्वाचन सदन सरकार का अंग नहीं है, भारत सरकार का अंग नहीं है। वो सरकार भारत के संविधान के तहत एक स्वायत्त अंग है, न कि सरकार का मुलाजिम है। टीएन शेषन के अधिकारों की जब जीत हो गई, तब बंगाल में राज्यसभा चुनाव हुए, प्रणब बाबू जीते, फिर दोबारा से शपथ लिए, मंत्री बने। लेकिन टीएन शेषन को नाथने की प्रक्रिया शुरू कर दी उस वक्त की सरकार और विपक्ष सबने मिलकर। जब 1 मेंबर से 3 मेंबर बनाने का बिल लाया गया, तो क्या कांग्रेस क्या भाजपा सब एक हो गए थे, सब ने समर्थन किया था। लेकिन इस लूप होल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या जानबूझकर ये लूप होल छोड़ दिया गया कि जो 2 नए लोग चुनाव आयोग में भर्ती किए जाएंगे, उन्हें हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के समान उसी प्रकार की नहीं रहने दी जाएगी। यूपीएससी में सेम प्रक्रिया है, जो चेयरमैन को हटाने की प्रक्रिया है वो मेंबर को हटाने की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में सेम प्रक्रिया है, जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वही अन्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। फिर चुनाव आयोग में क्यों नहीं, यहां सेम प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती, सेम प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता यहां? यह बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इस पर जयराम रमेश बोलेंगे? क्या इस पर राहुल गांधी बोलेंगे, मुंह खोलेंगे? क्या इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा मुंह खोलेंगे? यह बड़ा सवाल है। और क्या इसके ऊपर अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के दूसरे लोग, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इस प्रोसेस के लूप होल पर मुंह खोलने के लिए तैयार है? जब तक यहां सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकाला जा सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।